नमस्कार आप सभी को। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जिसका इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि ना केवल सिविल सर्विसेज बल्कि जितने भी लेक्चरशिप के एग्जाम होंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उन सब में महत्वपूर्ण यह अपनी भूमिका निभाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो ध्यान आता है विश्व के अलग अलग देशों का वो युद्ध की रणनीति या वो डिप्लोमेसी, वो पॉलिटिक्स जो दुनिया के सामने या आपके नजरों में अभी दिख रहा होगा। आखिर इसका क्या इतिहास रहा है? क्या ये आज की कहानी है, 100-200 वर्षों की कहानी है, या एक लंबा इतिहास इसके पीछे छुपा हुआ है? उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम भी सामने है और अभी अभी आपने देखा है कि यूपी पीसीएस और साथ साथ बिहार पीसीएस के अलावा सिविल सर्विसेज का एग्जाम अभी हो गया है, प्रीलिम्स जिसका, उसमें भी मेंस में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बार तो कमाल ही हुआ है, मतलब आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स के सेक्शन में आईआर के इतने सारे क्वेश्चन थे, आपको यकीन नहीं होगा कि कभी क्लियर कट कभी भी प्रीलिम्स में इसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन चूंकि जब आप प्री कम मेंस पढ़ते हैं और मेंस की तैयारी एक बेहतर लेवल पे करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर हमने तैयार किया है ताकि हम सब एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करें जो वर्तमान में वैश्विक राजनीति, जहां यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं, आखिर क्या ऐसी स्ट्रेटेजिक नीति है इन देशों की और क्यों ये चल रहा है, कब से इसकी कहानी शुरू हुई, इसके पीछे के क्या इतिहास रहे हैं, इन सब को हम आज के एक हेडिंग में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और जब हम इतिहास समझ लेंगे तो वर्तमान तक धीरे धीरे करके पहुंच करके और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति किस तरह से संचालित होती है और किन आधारों पर यह अपने आप को अभी तक लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या इनकी विदेश नीति में किसी तरह का बदलाव है, शिफ्टिंग वर्ल्ड जो अभी सिनेरियो बदल रहा है, पावर का किस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं हम, अब अलग अलग एरियाज में शिफ्ट कर रहा है। अमेरिकी नीति, रूस की नीति, बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये सब जितने भी शब्दावली हैं उन सबके पीछे का इतिहास क्या है, आज के लेक्चर में हम लोग उसी पर बातचीत करेंगे। तो आइए बगैर समय गवाए एक स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है ये, इसको देखते हैं कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को एक पेज पर लाने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम आते हैं। शुरुआत होती है अंधकार युग से। अंधकार युग यानी कि डार्क एज, वह समय जब ज्ञान विज्ञान या किसी भी तरह की तार्किक बात करना गुनाही माना जाता है। ठहर जाना यूरोप को उस तरह से जैसे नींद में कोई रुक गया हो, सो गया हो, और फिर से अंधकार युग जब समाप्त होता है यानी एक अंधेरा छंटता है तो धीरे धीरे विकास की गतिविधियां संचालित होती है और उस पटरी पर फिर पूरा यूरोप और पूरी दुनिया को कैसे लाया जाता है। अंधकार युग को जब हम समझते हैं, समझेंगे तो इसमें देखिए रोमन साम्राज्य खूब चर्चा रही है क्या आखिर इनका क्या स्थिति रही, इस पे हम लोग डिटेल्स में बातचीत करेंगे। रोमन साम्राज्य की उस दौर की स्थिति दो ग्रुप में यानी कि दो भाग में ये बटा हुआ, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य चूंकि रोम उसका मेन सेंटर था इटली का, तो रोम के आसपास यानी इटली के आसपास का जो एरिया था यूरोप का वो इसके अधीन था, जिसमें एक बेहतर स्थिति थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसका सेंटर कुस्तुनतुनिया यानी कि अभी जो आप देख रहे हैं टर्की का हिस्सा, वो था, यह और ज्यादा समृद्धशाली और शक्तिशाली था। तो जब कभी भी रोमन साम्राज्य के पतन की बात होती है अंधकार युग के दौर में, तो आप ये ध्यान रखिए, क्या रोमन साम्राज्य रिस्पॉन्सिबल था अंधकार युग के लिए? क्या रोमन साम्राज्य में चीजें अच्छी नहीं थी? यही भ्रम दूर करना है। रोमन साम्राज्य एक विकसित स्थिति में तार्किक बात करने वाला, ज्ञान विज्ञान को आश्रय देने वाला साम्राज्य था, जिसमें सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था। कोई सामंतवादी पद्धति नहीं, कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं, चर्च की शक्ति को उतना नहीं किया गया था जितना रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति बनी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि रोमन साम्राज्य
दो ग्रुप में था, दो समूहों में था। पूर्वी क्षेत्र में कुस्तुनतुनिया, टर्की वाला हिस्सा, और पश्चिमी क्षेत्र में रोम के आसपास का क्षेत्र। इसकी क्या दशा होती है, कैसे ये इसका विनाश होता है और फिर किस तरह से शुरुआत होती है अंधकार युग की, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अंधकार युग को हम पहले डील करने की कोशिश करेंगे समझने की। फिर स्टेप आगे आइए, पुनर्जागरण का काल। अंधकार युग जब समाप्त होगा तो यूरोप फिर से जागने की कोशिश करेगा, यानी ज्ञान विज्ञान और तर्क की बातें धीरे धीरे शुरू होंगी, और जितनी कुर्बानियां इन तर्क की बातों में अंधकार युग के दौरान लोगों ने दिया, उसको अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसका एक्सेप्ट होना शुरू हुआ, हम इस पे बात करेंगे। इसमें एक और साम्राज्य की बात हुई, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य और इधर रोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है कि यह भी एक ऐसा साम्राज्य रहा जो खास करके पश्चिम एशिया और मेडिटेरियन सी के जो पूर्वी किनारे वाला क्षेत्र है, जहां पे अभी टर्की है, आप कह सकते हैं इराक, ईरान का क्षेत्र है, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सब जो देख रहे हैं, लेबनान, सीरिया, ये सब रीजन में इसका चल रहा था। लेकिन एनाटोलिया का जो ये केंद्र है, ये उसका सेंटर था उस दौर का, जहां से, और एनाटोलिया भी कहां पे है, टर्की में ही। तो टर्की के ही एक हिस्से में ओटोमन साम्राज्य का जड़ था, जो बाद में अपना विस्तार करता है और 58 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में अपना फैलाव करता है। तो पुनर्जागरण काल के शुरुआती दौर में कहा जाए, जब चीजें धीरे धीरे बदल रही होती हैं, उसमें रोमन साम्राज्य का पतन और ओटोमन साम्राज्य का जागरण, या ये कहें ओटोमन साम्राज्य की स्थापना, ये भी अपनी भूमिका रखता है। तो प्रारंभ में तो ये पश्चिम एशिया तक था, बाद में एक बड़ा साम्राज्य बन गया। ये सोगुर क्षेत्र था, वहां पर सोगुर क्षेत्र अनाटोलिया प्लेटू का रीजन है, अभी भी आप देखेंगे। इस पे हम आगे अभी डिटेल्स बात करेंगे। उसके बाद पुनर्जागरण काल में शुरुआत होती है खोज एवं आविष्कार, यानी कि ज्योग्राफिकल इन्वेंशन तो होता ही है, कनेक्टिविटी वर्ल्ड की बढ़ती ही है, साथ साथ बहुत सारी चीजों की खोज होती है, जिससे तकनीकी रूप से लोग विकसित होना शुरू होते हैं। अब जब ये दोनों स्टेज आप वहां से पार करते हैं, तब एक आ जाता है एज ऑफ इनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय का आंदोलन चलता है। जब ज्ञानोदय आंदोलन की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ ज्ञान का उदय, और आंदोलन का मतलब हुआ तेजी से इसका विस्तार या फैलाव एक बड़े एरिया में। ज्ञानोदय आंदोलन के अंदर प्रमुख विद्वानों का प्रभाव और कई क्रांतियां हो जाती है उसी दौर में। तो ज्ञानोदय आंदोलन का भी अपना एक प्रभाव होता है, हम देखेंगे कैसे इसकी पृष्ठभूमि में ये अपनी भूमिका निभाता है। और उसके बाद जो अंतिम चरण में जब आते हैं, तब आ जाता है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यह औद्योगिक क्रांति भी दो चरणों में है, एक तो पहला 1760 से 1830 प्रथम चरण, और दूसरा 1830 से 1914 द्वितीय चरण, जिसमें वर्ल्ड वार की स्थिति तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना है, हम इससे जब डिटेल्स में सबको देखेंगे, अभी ये एक पेज पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या रहीं, कैसे ही वो धीरे धीरे शिफ्ट करके विकसित होकर के प्रेजेंट कंडीशन तक पहुंचा, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। जिसमें हम औद्योगिक क्रांति का यहाँ पर दो स्टेज की बात किए हैं, जब हम इसका भी डिटेलिंग समझेंगे तो 4 तक पहुंच जाएंगे, यानी 2026 तक की बात करेंगे। इतना क्लियर होगा। अब जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऐतिहासिकता को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप हमेशा सोचना शुरू करिए कहां से, अंधकार युग से कम डार्क एज जो है आपको लेके चलेगा। अब डार्क एज पे अब हम बातचीत करेंगे एक एक करके। हेडिंग देखिए, अंधकार युग, यानी वहां जो हमने जो हेडिंग रखा 4 कैटेगरी में बांट करके, ये अंधकार युग, पुनर्जागरण काल, ज्ञानोदय आंदोलन और औद्योगिक क्रांति। अब एक एक करके हम लोग इसके डिटेल्स को समझने का प्रयास करेंगे। अंधकार युग को पहले समझ लेते हैं, फिर हम पुनर्जागरण काल को समझ लेंगे, फिर हम ज्ञानोदय आंदोलन को समझ लेंगे, और औद्योगिक क्रांति के बाद
प्रेजेंट तक का हमारा एक वहां से यहां तक का एक सिनेरियो मिल जाएगा कि आखिर ऐतिहासिक कालक्रम में क्या क्या घटनाएं हुई पूरे यूरोप में और वर्ल्ड कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो लोग लिख रहे होंगे थोड़ा ये आपको रहेगा, ये आपको मिल भी जाएगा। आइए अंधकार युग, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। अंधकार युग में देखिए रोमन साम्राज्य का पतन होता है। क्या क्या होता है इस घटनाक्रम को हम डेट बाय थोड़ा सा समझते हैं। आजकल यूजीसी भी देख रहे हैं, ईयर बाय ईयर जा करके पूछना शुरू कर दिया है। तो हम अभी एंशिएंट में है इसलिए तारीख नहीं लिखे हैं, लेकिन ईयर एक जगह कर दिए, कुछ जगहों पे तारीख भी आएंगे। 395 पहली डेट आप याद रखिए, पहला ईयर। इस ईस्वी में रोमन सम्राट थियोसियस, नाम देखिए रोमन सम्राट का क्या नाम है, थियोसियस। ये थियोसियस जो है, थियोसियस इसकी मृत्यु हो जाती है। अब थियोसियस की जब मृत्यु हो जाती है, रोमन का मतलब मेन किंग होता है वो, यह दो ग्रुप में बढ़ जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी कैपिटल रोम हो गई और उसके आसपास के देश, इटली के आसपास के देश इसके अधीन थे इसके प्रभाव में, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसका केंद्र कुस्तुनतुनिया, जो हमने टर्की की बात की, कुस्तुनतुनिया हो गया। तो दोनों का सेंटर ये हो गया। ये पहला डेट में याद रखिए, ये 395 की बात। अब क्या होता है, दोनों जगह अपना अपना प्रभाव कैसे खत्म होता है और खत्म होने में क्या समय लगता है। 410 ईस्वी, ये दूसरा डेट है, दूसरा सन है। यहां पर एक नाम है विसिगोथों। विसिगोथों का रोम में प्रवेश और पूरे शहर में आतंक फैला दिया। जर्मनी आसपास के क्षेत्र से ये विसिगोथ एक ग्रुप कहिए, इसका वहां पर एंट्री होता है और आतंक फैला देता है। कहां, इटली में आकर के अस्थिरता फैला देता है। 450 अब कायम हो जाएगा। रोम को नष्ट करके जर्मनी का ओडोएसर ने सम्राट रोमुलस अगुस्टस को हटाकर उस पर अधिकार कर लिया। अब इटली पर सीधा अधिकार ही कर लिया। अब ये जो किंग का नाम है, ये इसलिए बता दिया हूं कि आपको कम से कम ये फैक्ट्स अधूरा नहीं लगे, सीधा भाषण नहीं लगे, लेक्चर नहीं लगे, इसलिए कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना। ओडोएसर जर्मनी का था। सम्राट जो था यहाँ का रोमन सम्राट, इटली में बैठा हुआ रोमुलस अगस्टुलस, तो अगस्टस याद रखिए या रोमुलस अगुस्टुलस याद रखिए। इसको हटा करके अब उस पर कब्जा कर लिया, जर्मनी उस पर कब्जा कर लेता है, जर्मनी का ये व्यक्ति ओडोएसर। अब उधर क्या करा कि इटली के जस्ट बगल में फ्रांस है। फ्रांस ने क्या किया, वहां पर क्लोविस एक व्यक्ति है, वो गद्दी संभाल लिया और खुद को चर्च के अधीन कर दिया। चर्च जो कहेगा हम मानेंगे, बस हमें राजा बनना। अब यहीं से दिशा निर्देशन शुरू होगा। चर्च में बैठा हुआ पोप, गॉड मैसेंजर, और राजा को कहेगा कि ये काम करो, राजा वही चीज इंप्लीमेंट करवाएंगे। यानी कि एक ऐसे दौर की शुरुआत जहां अब सामंतवादी व्यवस्था, जहां धर्म का कट्टर प्रभाव और धीरे धीरे चर्च के अधीन पूरा यूरोपीय क्षेत्र आना शुरू हो जाता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ये स्थिति बनती है। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं 450 ईस्वी। आमतौर पे आप जानते हैं कि 500 से लेकर के 1500 तक ईस्वी का जो समय रहता है उसी को अंधकार युग के रूप में माना जाता है। एवरेज यही होता है। यहाँ पर हम लोग अभी 500 के आसपास पहुंच ही गए, तो कुछ लोग 400 भी लिखते हैं, कुछ लोग 1400 भी लिखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, अंधकार युग। अब यहां हमने समय क्लियर किया है, एक डेट लिया है 476 ईस्वी से लेकर के 1496, यानी कि 500 से 1500 एवरेज का समय अंधकार युग का माना जाता है। क्योंकि देखिए 1469 में मैकियावेली का जन्म हो जाता है, 1500 तक जाते जाते उनकी प्रिंस आ जाती है। उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में उनका नाम लिया भी जाता है वेस्टर्न थिंकर में जब पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब 1496 तक अभी डार्क एज की स्थिति बनी हुई थी। एक तो समय आप
लगभग ये याद रख लेना है। शब्द किसने दिया? ये अंधकार युग, डार्क एज। इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे प्लेटॉर्क। प्लेटॉर्क ने डार्क एज वर्ड का इस्तेमाल किया, अंधकार युग शब्द का इस्तेमाल किया। व्यवस्था क्या थी इसमें देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का उदय हुआ, कैथोलिक चर्च का सत्ता में आ जाना, धर्म किसी भी निर्णय का मूल आधार बन जाना, ज्ञान विज्ञान तर्क गणित का रुक जाना, अंधविश्वास और कट्टरता का वातावरण पैदा हो जाना। ये स्थिति उस समय की व्यवस्था में आ गई थी। विद्वानों की हत्याएं बड़े लेवल पे हुई। अब धर्म जब मूल आधार में आ जाएगा किसी भी देश में, तो समझ लीजिए कि सारा विकास रुक जाएगा, और ना हो तो एहसास थोड़ा बहुत हो रहा हो। जहां चारों तरफ धर्म धर्म की बात होगी ना, यूरोप में भी जब केवल और केवल अंधकार युग में धर्म सब जगह था, तो ना विकास की बात हो रही थी, ना विद्वानों की बात हो रही थी, ना किसी तर्क विज्ञान की राह पर देश चल रहा था। अगर विद्वानों की हत्याएं होने लगे, अगर सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक सुधार वालों को उल्टा लटकाया जाने लगे, आग में दहन कर दिया जाए, दफना दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, सूली पे लटका दिया जाए, ऐसी स्थिति होने लगे, तो समझ जाइए कि धर्म उस रूप में फैलने लगा है। अब देश का सत्यानाश सर्वनाश तय है। इसलिए धर्म का उतना कट्टर होना अपने जीवन में कभी भी मानवता के कल्याण के लिए नहीं रहा है इतिहास में उपयोगी। ठीक है, धर्म सामाजिक अनुशासन तक तो ठीक है, मानव को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने तक तो ठीक है, मानवता के विकास करने लिए तक तो ठीक है, लेकिन धर्म अगर आपके नसों में इस तरह से गुजर जाए कि उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे, एक ऐसा डार्क एज, जिस डार्क एज में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा, ज्ञान के जो आंख खुलने वाला था उस पे ऐसी काली पट्टी बांध दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये कट्टरता इस तरह से जकड़ लेता है इंसान को। तो उस दौर में कैथोलिक चर्च और इस्लामिक जो एक्टिविटी शुरू होती है उसके बीच, और फिर प्रोटेस्टेंट और फिर कैथोलिक के बीच का, ये सब इतने बड़े लेवल पे चलता है, पूरा यूरोप धार्मिक अंधविश्वास में ग्रसित होकर के रह जाता है। अब देखिए उस समय विद्वानों की कितना ज्यादा तरपा तरपा कर मारा गया है। ये हाइपेशिया नाम की एक महिला विद्वान थी, जिंदा जला दिया गया। उसने थोड़ी सी तार्किक बात कर ली, बोल दिया गया कि ईश्वर का अगेंस्ट बोल दिया। एक देखिए, ये सब नाम डाला हूं, जरूरी नहीं कि आप एकदम से सब रट लें, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं तथ्य। ये बोएथियस है ना, द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी इन्होंने मरने से पहले लिख दिया, इसको भी मौत की सजा दे दी, यातनाएं दे करके। ये जॉन ऑफ आर्क है ना, इन्होंने काफी थ्योरेटिकल बातें की। ये जो जहां पे ये डार्क वाला लगा हुआ है, इनको जिंदा जलाने वाले हैं। ब्लैक डेथ, प्लेग फैल गया, 1 से 2 करोड़ लोग मर रहे हैं, लेकिन धार्मिक अंधविश्वास चल रहा है ना। जैसे बड़े लेवल पे महामारी आ जाए और आप बैठ करके थाली बजाइए, है ना, आप बैठ के गोबर लेप लीजिए, अंधविश्वास पे काम चल रहा है, तो और मरने वाली की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और लाश को छुपाइए, डेड बॉडी को छुपाइए, ये खूब चला उस दौर में। ये मार्गरेट पोरेटे, द मिरर ऑफ सिंपल सोल, इन्होंने लिखा था, जिंदा जला दिया गया, डार्क स्पॉट। ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर माइकल, क्या बताएं, डॉक्टर माइकल सर्वेंट्स, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज कर डाली कि फेफड़ा से कैसे ब्लड जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। उस परिसंचरण की खोज करने के कारण इसको बोला कि ईश्वर के विरुद्ध बातें करेगा, सब कुछ ईश्वर दिया, ईश्वर करता है, किसने कहा कि तुम ब्लड ऐसे होता है, भगवान का दिया हुआ ब्लड। जिंदा जला दिया इस डॉक्टर को। आप कोपरनिकस का नाम सुने होंगे, उनके जो समवैश्विक जितने भी विद्वानों ने बोला कि पृथ्वी सेंटर में है और पृथ्वी चारों तरफ, सन सेंटर में है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, बोला इसको उल्टा लटकाओ। जो ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहा था, जो तर्क की बातें कर रहा था,
अगर उसको आप जान से मार देने की बात करते हैं और मार देते हैं, उसी को तो अंधकार युग कहा जाएगा। अगर ऐसा कहीं भी वर्तमान में होता दिखाई पड़े और लगे कि अब तर्क की बातें करना, चाहे मीडिया में हो, चाहे टीवी चैनल पे हो या कहीं पर भी हो, बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था की बातें करनी बंद हो रही हैं, ज्ञान विज्ञान और प्रगति की बातें करना बंद हो रही हैं, गरीबों की शिक्षा, गरीबों के हालात पे बातें बंद हो रही हैं, देश का विकास और कैसे सर्वधर्म समभाव के साथ दया प्रेम और सहृदता के साथ हम आगे बढ़ें, इसकी बातें अगर बंद हो रही हैं और धार्मिक कट्टरता की बातें साल में 295 दिन चल रही हो, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं यही एज की कुछ बू आ रही है, कुछ आपको उसकी तरफ ले जाने वाला माहौल बन रहा है। क्योंकि धर्म कट्टरता का, धार्मिक कट्टरता का और धर्म का एक गहरा प्रभाव इस युग ने दुनिया को सबक के रूप में आज से कितने साल पहले दिखा चुका है। इस समय सिर्फ और सिर्फ यूरोप में क्या था? धर्म धर्म धर्म, चारों तरफ धर्म। तो अंधकार युग को आप इस तरह से शॉर्ट में समझ सकते हैं। शब्द किसने दिया, क्या समय था, उस दौर में क्या क्या चीजें हुई, विद्वानों की, इतने सारे विद्वानों की हत्याएं हुई, कुछ का नाम याद रख लेंगे तो दोस्तों में भी बात करने में मजा आएगा। ये इस तरह से डार्क एज में इतना आपको समझना है। चूंकि मैं इतिहास में नहीं, राजनीति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लेके जा रहा हूं, इसलिए इतना काफी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने अगला हेडिंग डाला था पुनर्जागरण काल। जब हम पुनर्जागरण काल की बात करेंगे तो अब पुनः जागना, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? रिनेसेंस का मतलब ही होता है फिर से उठना, फिर से जागना, फिर से दृष्टि खोलना। यानी कि अभी तक नींद में थे, उठे आंख मिचते हुए, सुबह हो गई, कुछ सोचना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ये स्थिति यूरोप की हो रही है। कब? देखिए कब हो रही है। पुनर्जागरण काल 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी, यानी कि आप एक ऐसे समय में आगे 500 से लेकर के 1400-1500 भी कुछ लोग लिखते हैं ना, क्योंकि पूरी तरह से जागे नहीं। कितना समय होता है? लगभग 1000 बरस किस पे बातें हो रही थी? सिर्फ और सिर्फ धर्म पे हो रही थी, फालतू की बातें हो रही थी, तर्क विहीन बातें हो रही थी। आइए देखते हैं। पूर्वी रोमन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया का अंत एवं ओटोमन साम्राज्य का विस्तार। जो हमने दो साम्राज्य की बात की थी, रोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो पूर्वी था वो कहां था? उसका सेंटर कुस्तुनतुनिया। ओटोमन साम्राज्य उसी कुस्तुनतुनिया के कुछ दूरी पर 100, 200, 500 किलोमीटर एक एरिया है एनाटोलिया का। उस रीजन में रोमन साम्राज्य धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब सेंटर कमजोर होगा कुस्तुनतुनिया का और एक ऐसा अटैक करेंगे कि पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लें। इतना ध्यान रखें। ओटोमन साम्राज्य को उस्मान साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस्लामिक बेस पर था और उस्मान उसका मेन लीडर था। आइए देखिए, 1453 ईस्वी में मोहम्मद फतेह के आक्रमण के बाद कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। भाई उसको कब्जे में ले लिया। सभी विद्वान एवं तर्कशील व्यक्ति वहां से क्या हुआ? भाग करके यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में शरण लेने लगे। और जब अलग अलग क्षेत्रों में शरण लेने लगे तो उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान यही हुआ कि उन क्षेत्रों में जाकर के अब वो जो नहीं बोल पा रहे थे, अब धीरे धीरे अपनी बातें रखना शुरू करेंगे। ओटोमन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम एशिया से यूरोप और दक्षिण में सहारा तक हो गया। यानी कि अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब जो कंट्री हैं, इन सब क्षेत्रों में भी अपना विकास कर लिया था। मेडिटेरियन सी का चारों रीजन जहां पर रोमन साम्राज्य का भी अपना विस्तार किया हुआ था, अब वहां पर कौन सा साम्राज्य आ गया? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य एक इस्लामिक साम्राज्य। पश्चिम की ओर इसने बड़े लेवल पे आक्रमण करके इटली, यूनान, आसपास के सभी क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमाया। अब कहा जाता है यही वह दौर था जब पूरब की तरफ भी कुछ आक्रमण शुरू हुए और फिर उसका प्रभाव भारत तक पड़ा। हम उस पर इंडिया वाले में बात करेंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी। आइए यहां पर देखते हैं। खोज एवं आविष्कार व्यापक स्तर पे हुआ इस दौर में। भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। देखिए क्या क्या,
1488 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज जो है साउथ अफ्रीका तक पहुंचा और साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइंस एरिया को वो जान लिया था। वहां से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब आगे जाएं, इतनी मौतें देख लिया था, इतने त्राहिमाम रास्ते में हो चुका था, वो नाव लेके जब निकला था। तो 1488 में सहारा के इस पार का एक ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई गया नहीं था, डायरेक्ट यूरोप से सुना था, वहां की जानकारी ये ले लिया। चलिए भाई, 1492 ईस्वी में कोलंबस कैरेबियन सी के आसपास के एरिया में पहुंचता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से एक नई दुनिया के रूप में, न्यू वर्ल्ड के रूप में अमेरिका की खोज कर देता है, जिसको अमेरिकी वेस्पुची ने नाम अमेरिका दिया। 1497 में कोबोट न्यू फाउंडलैंड के आसपास का एरिया खोज लेता है। ये न्यू फाउंडलैंड एक ये भी द्वीप है, यहाँ पे मछली बड़े लेवल पे ऊपर आता है। कोबोट ने न्यू फाउंडलैंड को खोज दिया। 1498 में वास्को डी गामा भारत तक आ गया, कालीकट के बंदरगाह पर वो आ जाता है और जमोरिन शासकों से मिलकर के भारत को यूरोप के साथ कहीं ना कहीं एक लिंक डायरेक्ट जोड़ लेता है। 1500 ईस्वी में अल्वारेस कैब्राल है, ये ब्राजील की खोज कर देता है, साउथ अमेरिका की तरफ निकल गया। और फिर मैगलन जो है, मैगलन स्टेट नीचे से देख रहे हैं, साउथ अमेरिका के नीचे से मैगलन ने मैगलन स्टेट के जरिए पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगा लिया और फिर फिलीपींस द्वीप पे आते आते उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे अटैक झेलने के बाद मर जाता है रास्ते में, बट फिलीपींस तक आ जाता है घूमकर। इधर देखिए, मोनालिसा पेंटिंग का नाम सुने होंगे, लियोनार्डो दा विंची इसी दौर में बना। डेविड की मूर्ति बनाए माइकल एंजेलो ने। रोमियो जूलियट शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी कहानियां। प्रिंटिंग प्रेस की भी खोज हो गई। यानी कि धीरे धीरे इस युग में अब सब कुछ बदलने जा रहा है और बदलते दौर में अब पुनर्जागरण की प्रक्रिया तेजी से फैलना शुरू होता है। लोग अब ज्ञान विज्ञान या तर्क की बातें करना शुरू कर देते हैं। उधर द प्रिंस मैकियावेली का, उन्होंने इस पुनर्जागरण का जॉन विक्लिफ के द्वारा की गई बातें, ये सब आगे बढ़ाएंगे। धर्म, ईश्वर और परलोक को त्याग कर अब मानवतावादी सोच के साथ विकास पर ध्यान देने की बात अब शुरू होती है। यहां से शुरुआत होती है कि अब यार आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, बहुत हो गया धर्म। धर्म जो है रक्षा करने के लिए होता है, धर्म ये कट्टरता के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाकर मारने के लिए नहीं होता। ये पुनर्जागरण काल के दौर में था। तो डार्क एज से निकले दो साम्राज्य, रोमन फिर ऑटोमन। तो रोमन साम्राज्य का पतन का संबंध डायरेक्ट आप डार्क एज में रखिए, पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन यानी कुस्तुनतुनिया का पतन या कहिए ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना आप पुनर्जागरण काल से जोड़कर रखिए। बाकी ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट का शुरुआत हुई, भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई, कनेक्टिविटी हुई वर्ल्ड की, वो भी पुनर्जागरण काल के दौर में ही हुआ। अगला स्टेप हमारा उसमें था वो था ज्ञानोदय आंदोलन, 17वीं से 18वीं सदी। अब ज्ञानोदय आंदोलन का मतलब हुआ जब तर्कपूर्ण बातें शुरू होंगी, लॉजिक स्टार्ट होगा, ज्ञान विज्ञान की बातें शुरू होंगी, इनलाइटनमेंट की शुरुआत होगी। लोग अब उस धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास से ऊपर उठ करके एक बेहतर सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस दौर में देखिए क्या क्या हो रहा है। तर्क ही ज्ञान का मुख्य स्रोत एवं आधार, इससे पहले धर्म ही मुख्य स्रोत एवं आधार था। संवैधानिक सरकार की वकालत, अब मांग की जाने लगी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। स्वतंत्रता, सहिष्णुता, न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, इस तरह की बातचीत शुरू हुई, है ना। लॉक, बर्कले, रूसो, डेकार्ट, वोल्टेयर, कांट, न्यूटन जैसे विद्वान निकल करके सामने आने लगे, हजारों की संख्या में। बहुत सारी बातें शुरू हुई। प्रभाव क्या हुआ? राजशाही के अंत का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंग्लैंड की क्रांति 1688 में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति जिसको बोलते हैं। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में,
अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, वहां से कॉर्नवालिस को मार करके भगाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांस में बदलाव हुआ। यही आगे बढ़ते हुए रूसी क्रांति तक जाएगा। सामाजिक अनुबंध और लोकतंत्र की मांग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ते हैं ना, और डेमोक्रेसी की डिमांड, शुरुआत हो गई 18वीं सदी तक। ये ज्ञानोदय आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव था। देखिए, हम ध्यान रखें, हम सब कुछ को शॉर्ट में पॉइंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआर के इतिहास को आप समझ सकें। इतिहास को नहीं, आईआर के इतिहास को, अंतरराष्ट्रीय संबंध का इतिहास कैसी शुरुआत होती है। तो ये सब चीजें उस दौर में हुई। अब देखिए क्या है, कुल मिलाकर देखा जाए तो वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी कौशल, नवाचार, व्यवहारिक ज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रगति में विश्वास और मुक्त व्यापार जैसी बौद्धिक चिंगारी ने आगे औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो ज्ञानोदय आंदोलन के जस्ट आगे हम सीरीज में किसको रख लेंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये चीजें आपके माइंड में जब एकदम सीरीज में सेट बैठ जाएगा, आप मेंस में भी आंसर लिखते समय बहुत बेहतर आंसर लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है औद्योगिक क्रांति। अब आइए, औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया? अर्नोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। आधार क्या था इसका? देखिए, बैंकिंग प्रणाली, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, यातायात, भाप इंजन, परिवहन की व्यवस्था, ये सब। इधर से ज्ञानोदय आंदोलन, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, कच्चे माल की खोज एवं अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ये सब आधार दिया था इसको औद्योगिक क्रांति कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे दुनिया के सामने आए। कुछ तो बेस हो, तो उधर से विचारों ने दिया, इधर से संसाधनों ने दिया, और फिर इधर से अब कोलोनाइजेशन शुरुआत हो जाएगी, उपनिवेशवादी पद्धति प्रक्रिया, कैपिटलिज्म की शुरुआत हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू होंगी, और फिर उस हिसाब से पूंजी का प्रसार होगा। इसको हम अगर चरणबद्ध करें तो पहला चरण जो 1760 से 1840 तक का एक एवरेज डेट, आगे पीछे आप रख सकते हैं अलग अलग विद्वानों का, कोयला, भाप इंजन, सूती वस्त्र उद्योग, फैक्ट्री सिस्टम, यंत्रीकरण शुरू हो गया, यानी अब मशीन का प्रयोग, मशीनीकरण की शुरुआत हो गई। सूती वस्त्र उद्योग से, भाप इंजन से, की चीजों को दूसरे तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, ट्रेडिशनल से अब नई तरीके से खेती की जाने लगी। द्वितीय चरण 1850 से 1914 का लेते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया। बिजली, गैस, तेल की खोज हो गई, टेलीग्राफ, टेलीफोन, यातायात, रसायन, आंतरिक इंजन, अब इंटरनल जो इंजन गाड़ी में इन सब में देखते हैं उसका भी आविष्कार हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग शुरू हो गया। धीरे 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 तेल गैस की खोज के कारण अब दुनिया जो है सो एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा होने लगा। और वही देख रहे हैं कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो और अति महत्वाकांक्षा की जो स्थिति थी, वही विश्व युद्ध को जन्म दिया ना। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप, जब हम इसके आगे के चरण में आएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये सब बताएंगे, तो कंसर्ट ऑफ यूरोप ही वो ग्रुप था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। यानी एक दोस्तों का ग्रुप जब लड़ाई में आए तो विश्व युद्ध छिड़ गया। ये वही दौर था। फिर तृतीय चरण, अब आगे बढ़ते हैं 1950 से लेकर 90 तक आ जाइए, उदारीकरण के दौर तक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह की चीजें बड़े लेवल पे होने लगा, कंप्यूटर, इंटरनेट तक। और जब वर्तमान तक हम आते हैं 2000 से अब तक का, देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, 3D, किसी चीज का 3D मैपिंग हो जाता है, अलग अलग तरीके से, चाहे स्पेस हो, धरती हो, हर तरह की खोज की शुरुआत हो गई है। लाइफ को जितना ज्यादा टेक्निकली हाई किया जाए, मनुष्य की जगह एक मनुष्य खड़ा कर दिया जाए आर्टिफिशियल, उन सब की बात इस रिवॉल्यूशन में होने लगा। और अब दुनिया की जरूरतें इसी ऐतिहासिक कालक्रम में जैसे जैसे बदली और जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक मोड़ मिलना शुरू हुआ, जब पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी हुई, उस मोड़ में आज के दौर में जब हम पहुंचते हैं तो टेक्निकल लेन देन, टेक्निकली कितना ज्यादा एक देश दूसरे देश से डेवलप है, मदद कर पाता है आपस में, मदद क्या, बिजनेस ही समझिए, उस आधार पर वैश्विक संबंध निर्धारित होने की स्थिति बन रही है। धीरे धीरे तेल गैस की राजनीति चल रही है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका ज्यादा मजबूत है, कौन देश टेक्निकली साइबर क्राइम में अपने आप को सेफ रख पाता है, अपने डेटा को सेफ रख पाता है। क्योंकि विश्व में जो है आप गूगल या जिस इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर सारे डाटा है किसी भी कंट्री। इस तरह के जितने भी पैगासस है, तरह तरह के आप ऐसे साइबर अटैक के लिए इस तरह से टेक्निकली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो कौन देश किसको टेक्नोलॉजी दे रहा है, कौन देश किसको उस तरह के वेपन्स आर्म्स उपलब्ध करा रहे हैं, टेक्निक दे रहे हैं, कौन देश किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद कर रहा है, तेल गैस की उपलब्धता कहां पर कितनी है, ये सब जो वैश्विक संबंध का जो आधार बनते जा रहा है धीरे धीरे, जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसमें ऐतिहासिकता देशों की, सब पीछे छूटता जा रहा है। वर्तमान विश्व की डिमांड ही उस तरह से बदलती जा रही है। तो इसको हम जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अंधकार युग, जिसमें कि आप रोमन साम्राज्य का अंत समझिए, फिर अंधकार युग का खत्म होता है जब रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य का खात्मा और साथ साथ ओटोमन साम्राज्य की स्थापना, और फिर उसके बाद पुनर्जागरण के दौर में हम कई सारी चीजें देखते हैं पूरी दुनिया को कनेक्ट करके, और धीरे धीरे विश्व की कनेक्टिविटी प्रत्यक्ष रूप से होना शुरू हो जाता है। भारत कहीं ना कहीं वैश्विक उसमें आ जाता है, और फिर वहां से हम पहुंचते हैं ज्ञानोदय आंदोलन, जिसमें कि वह व्यवस्था जो कहीं ना कहीं राजशाही और पुरानी परंपराओं में चल रही थी, जहां जनता की कोई पूछ नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, कोई उसको समझ करके कोई व्यवस्था बनाए, उससे पूछ ले, उससे मत हासिल कर ले, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो सिर्फ जी रहे थे राजाओं के अधीन, सामंतवादी व्यवस्था के अधीन, या यूं कहे उपनिवेशवाद के अधीन, उद्योगपतियों के अधीन। धीरे धीरे ज्ञानोदय आंदोलन के दौरान डिमांड शुरू हुई लोकतांत्रिकरण की, संवैधानिकरण की, और फिर औद्योगिक क्रांति, और विश्व को आगे बढ़ाने में औद्योगिक क्रांति का ये जो दूसरा तीसरा चरण है, ये बड़े लेवल पर पूरी दुनिया को आजादी दिलाता है। और फिर वहां से शुरुआत होती है नए वैश्विक सिनेरियो की, जहां 1950 के बाद बाइपोलर वर्ल्ड में, द्विध्रुवीय विश्व में विश्व की राजनीति संचालित होती है, और फिर कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम पहुंचते हैं। इसके आगे की और कड़ी को हम अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1950 के बाद की राजनीति सबको धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, उससे पहले की स्थिति क्या क्या रही, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या संबंध है अंतरराष्ट्रीय संबंध का पिछले डार्क या अंधकार युगों से, युग से, इन सबको एक लिंक करके आप लेकर के समझते हैं तो एक बेहतर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, संकल्पनात्मक विकास बेहतर लेवल पे होगा। और मुझे लगता है इसका प्रयोग आप अपने जो आने वाले किसी भी कंपटीशन में, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, लेक्चरशिप का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के मेंस लिखने में हो, या यूपीएससी जैसे एग्जाम में हो, आप बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम आपको एक नए सिरे से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।